एक और अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा कि आप उन सभी आदेशों को अपनी याचिका के साथ संलग्न करें जिनमें मानवाधिकार आयोग की ओर से कोई आदेश जारी किया गया है। एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कामकाज से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। वकील ने प्रस्तुत किया कि 40,000 से अधिक मामले लंबित हैं और केवल नए मामलों की सुनवाई की जा रही है। जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की बेंच ने नोटिस जारी किया। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, इसके ताल्लुक से क्या कुछ है आपके पास तफसीलात और कितना अहम इसको माना जा रहा है? जी देखिए हिना, सबसे महत्वपूर्ण बात पहले जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबरें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसमें मानवाधिकार में कई ऐसे केसेस पेंडिंग हैं। लगभग 40,000 केसेस पेंडिंग होने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि जब से जम्मू कश्मीर से 370 को एबॉलिश किया गया है उसके बाद से लगभग 40,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं जिस पर फिलहाल कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन की बात कही गई है याचिकाकर्ता के द्वारा और यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे क्योंकि मानवाधिकार आयोग के द्वारा कई ऐसे केसेस हैं जिन पर अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता से यह कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के काउंसिल को इस याचिका की कॉपी प्रदान करें और साथ ही साथ ये भी बताने के लिए कहा है कि एनएचआरसी का कौन सा नया आदेश आया है जिसके द्वारा वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले पर 4 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी ही ना, तो तमाम जो दलीलें हैं वो क्या रखी जाएंगी और जम्मू कश्मीर की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल कैट को लेकर कई ऐसी केसेस हैं जो फिलहाल पेंडिंग हैं, जिन पर फिलहाल सुनवाई नहीं हो पा रही है और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा गया है कि 30,000 से ज्यादा केसेस फिलहाल कैट से संबंधित फिलहाल जम्मू कश्मीर में पेंडिंग है। लेकिन नए केसों की सुनवाई तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में हो रही है, लेकिन जो पुराने केसेस हैं उनको फिलहाल नहीं सुना जा रहा है, जिसकी वजह से जो केसों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जैसा आप बता भी रही थी कि जस्टिस संजय किशन कौल की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और यह जानकारी मांगी गई है प्रशासन की तरफ से, कैट की तरफ से, कि इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले पर ही ना अगली सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में कैट प्रशासन की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। जी सुशील, तो काफी अहम रहेगी ये सुनवाई। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे कब है ये इसकी अगली सुनवाई, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी? देखिए हिना, सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में जो कोर्ट की तरफ से फिलहाल समय दिया गया है वो लगभग 28 नवंबर की तारीख तय की गई है, यानी कि 28 नवंबर से पहले कैट प्रशासन को कोर्ट में अपना जो जवाब है वो दाखिल करना है और उसके बाद इस पूरे मामले पे जम्मू कश्मीर के मामले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा क्योंकि कैट का मामला इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर में कैट से संबंधित कई मामले सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुके हैं, जिसमें यही सबसे बड़ा प्रश्न था कि जो पुराने मामले हैं उसमें फिलहाल सुनवाई नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो मुकदमों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो रही है, मुकदमों का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे। तो यह दूसरी याचिका है जिसमें फिलहाल कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब 28 नवंबर से पहले कैट प्रशासन को कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा और बताना होगा कि उनकी कार्यशैली को लेकर जो याचिका दाखिल हुई है उस पर उनका कदम क्या है। जी सुशील, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, केम्बा कुलगाम में जेर तामीर सरकारी अस्पताल के नजदीक कल शाम एक पुरअसरार धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में यहां काम कर रहे गैर रियासती मजदूर जख्मी हो गए थे। जख्मियों को जल्द ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शिनाख्त शाम अशोक कुमार और शंभूराम के तौर पर की गई। इनका ताल्लुक बिहार से बताया गया, जिनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी ज़हूर रिजवी। ज़हूर, इस अहम मामले पर आपसे जानना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, साथ ही जो गैर रियासती मजदूर जख्मी हुए थे उनकी हालत अभी कैसी है?
और बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल उसी जगह पे जहां पे कल शाम जो है एक पुरस्कार धमाका हुआ। मैं पहले कैमरामैन से कहूंगा कि वो हमें कुछ मनाजिर दिखाए, कुछ लाइव तस्वीर दिखाए। ये वो शेड है जिसके अंदर ये धमाका हुआ और ये इमारत है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कैमू की है। यहाँ पे काम चल रहा था। ये ज़ैर तामीर सरकारी अस्पताल है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम हो रहा था और यहाँ पे ये मजदूर जो हैं इस शेड के अंदर काम कर रहे थे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो हमें अंदर के मनाजिर दिखाएं और बिल्कुल ये देखिए अभी भी शायद सामान बिखरा पड़ा है और यहाँ पे पूरा सामान उसके बाद तहस नहस हो गया। ये मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे और ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद 3 जो यहाँ पे जख्मी हो गए, 3 जो मजदूर हैं गैर मजदूर वो जख्मी हो गए, जिनका आपने खुद भी नाम बताया कि ये इनका नाम सम सुंदर है और सारे लोग चूंकि बिहार से ही हैं। और ये मैं आपको कहूं कि ये पुरस्कार धमाका जो ही यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे खलबल भी मच गई और एन उसी वक्त पुलिस आन पहुंची यहाँ पे। हालांकि उनका जो इनिशियली उनका इलाज मुआवजा किया गया, यहाँ के ही मकामी अस्पताल में उनका इलाज मुआवजा किया गया, लेकिन उसके बाद चूंकि एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी तो जिसके बाद उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है अनंतनाग मुंतकिल किया गया और तीनों वहां पे अभी ज़ैर इलाज हैं। और कुल मिलाकर अभी इसमें पुलिस तहकीकात है कि आया ये पुरस्कार धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसमें क्या चीज ऐसी शामिल थी कि ये धमाका यहाँ पे हुआ। पुलिस इसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ के तहकीकात कर रही है और जो भी जो सामने रिपोर्ट्स आएंगी तो वो बिल्कुल नाजरीन के साथ हम शेयर करेंगे। जी हिना। ज़हूर, आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात हम ये जानना चाहेंगे। इस तरह के लगातार मामले हम देखते आ रहे हैं और अनंतनाग में भी लगातार हम देख रहे हैं कि गैर रियासती जो वहाँ पर अफराद हैं उनके ऊपर इस तरह के हमले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब ये लोग वहां पर काम कर रहे थे तो क्या सिक्योरिटी के कोई वहां पर इंतजामात नहीं थे जिनके दावे लगातार किए जाते हैं? बिल्कुल हिना, चूंकि सिक्योरिटी जो है वो यकीनी तौर पे सिक्योरिटी हमेशा चौकन्ना होती है। जो ही हम अभी इस हॉस्पिटल में दाखिल हुए चंद ही मिनट पहले तो हमने देखा बाहर सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त है, लेकिन हर एक चूंकि यहाँ पे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गैर रियासती लोग जो हैं, गैर रियासती मजदूर जो है वो काम करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि वो हर जगह पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। लेकिन चूंकि ये एक सरकारी इमारत थी और इस पे काम चल रहा था और ये शेड जो आप पीछे देख रहे हैं बहुत ही महफूज जगह है और ये कई साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस बिल्डिंग पे भी कई साल से काम चल रहा है, लेकिन जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, चूंकि सिक्योरिटी जो है काफी चौकन्ना है और नए नए चैलेंज, कल भी आपने देखा कि वानेहामा दयालगांव में किस तरह से 2 गैर रियासती मजदूरों को, गैर रियासती अफराद को गोली मार दी गई, उसी तरह से यहाँ पे भी ये मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ। तो इन सारी चीजों को देखकर पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसियां, ये जो भी तो इस बेहद अहम मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। ज़हूर रिजवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए।